Rashmi Patel. So let's get back to our law revision in the CA Inter Law series with me. तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 5 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स. तो सेक्शन 14 डील करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के साथ कि किस तरीके से आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. कोई भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है. जैसा कि हमने कल सेक्शन 13 ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में पढ़ा था कि कंपनी को मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नेसेसरी होता है. इन द सेम मैनर सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स में भी आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी होता है. तो दोनों ही केसेस में अगर आपको या तो मेमोरेंडम में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है या आर्टिकल्स में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है तो दोनों केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. बट अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो ये कहता है कि जो ऑल्ट्रेशन है इट शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड द एक्ट. यानी कि आर्टिकल्स में जो भी ऑल्ट्रेशन की जाएंगी या जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो प्रोविज़न मेमोरेंडम एंड एक्ट की प्रोविज़न के विद इन होनी चाहिए, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी या उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए. क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेमोरेंडम इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी और वो कंपनी के स्कोप को डिसाइड करता है, जबकि आर्टिकल्स कंपनी की इनर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड करता है. यानी कि जो कंपनी के इनर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो तो ऑब्वियसली कंपनी के स्कोप के विद इन होने चाहिए ना, उससे बाहर नहीं हो सकते. और सेक्शन 6 में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो एक्ट की प्रोविज़न है विल ऑलवेज ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स. तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि जो भी ऑल्ट्रेशन करनी है वो ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम एंड एक्ट की प्रोविजंस के विद इन होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए. अगर आप अपनी किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग योर आर्टिकल्स. जैसा कि हम फाउंडेशन में स्टडी कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस होनी चाहिए. वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं कि फर्स्ट कंडीशन कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. सेकंड कंडीशन है कि आर्टिकल शुड रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड द थर्ड प्रोविजन इज कि आर्टिकल शुड प्रोहिबिट द एनी इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज़ ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. यानी कि ये 3 प्रोविजंस को डालकर ही किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाया जा सकता है. अगर किसी कंपनी की आर्टिकल्स में ये 3 रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं हैं तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी. तो इसलिए अगर आप चाहें तो अपने आर्टिकल्स को अल्टर करके उन्हें अमेंड करके ये 3 प्रोविजंस इंसर्ट करके या तो अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं या फिर इन 3 कंडीशंस को डिलीट करके अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसके लिए ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स करना पड़ेगा. इसके लिए कौन कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा लेट अस सी. अगर तो आप अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन की ही रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन को ही पास करना होगा. लेकिन अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है यानी कि आपको वो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस आर्टिकल्स में इंसर्ट करनी है तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के साथ साथ सीजी की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी. सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. एंड एट प्रेजेंट सीजी ने अपनी ये पावर आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट की हुई है. अब साथ ही में जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे या फिर अगर पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन हो रही है तो आरडी की भी अप्रूवल मिल जाएगी. तो अप्रूवल मिलने के विद इन 15 डेज़ या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के विद इन 50 डेज़ हम स्पेशल रेजोल्यूशन और आरडी की अप्रूवल लेटर
आरओसी के पास फाइल करेंगे। अगर तो हमें आरडी की अप्रूवल की ज़रूरत है फिर हम आरडी के अप्रूवल वाले डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, अदरवाइज़ हम जस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास फाइल कर देंगे विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स तभी वैलिड होगी अगर उसे आरओसी के पास इंटीमेट किया गया है। अगर उसे रजिस्टर नहीं किया गया तो वो वैलिड नहीं होगी। और जब आपने आरओसी के पास एक बारी इंटीमेशन दे दिया तो आपकी जो ऑल्ट्रेशन है वो इसी तरीके से वैलिड हो जाएगी जैसे कि ये ऑलरेडी आर्टिकल्स में थी, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई कंपनी सपोज पहले से ही प्राइवेट कंपनी थी फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन और आपने अपनी कंपनी को अब रजिस्टर करवाया है एज अ प्राइवेट कंपनी, तो आपकी कंपनी में और दूसरी कंपनी में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, कोई भी डिफरेंस या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके का। ऐसा ही माना जाएगा जैसे आपके आर्टिकल्स में भी वो प्रोविजंस पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। That's all about the alteration of articles. Let's move to the next section. Section 15. Alteration to be noted in each copy of memorandum and articles. जब भी मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन होती है तो वो हर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की कॉपी में नोट की जानी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी मेंबर, कोई भी क्रेडिटर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के साथ कंसर्न्ड है वो किसी भी मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल की कॉपी की डिमांड करता है या फिर कंपनी सेल्फ भी किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट्स इशू करती है तो उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ में जो भी ऑल्ट्रेशन की गई है उसका मेंशन होना ज़रूरी है। अगर कंपनी इस प्रोविज़न में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, इस सेक्शन की प्रोविज़न में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है तो कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लग सकती है 1000 पर कॉपी इशूड विदाउट ऑल्ट्रेशन। यानी कि जितनी भी कॉपीज़ उन्होंने इशू की हैं विदाउट ऑल्ट्रेशन पर कॉपी 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। तो ये सेक्शन डील करता है कि कंपनी अपने नेम को रेक्टिफाई कैसे कर सकती है, यानी कि करेक्ट कैसे कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है, क्या कंपनी ने कोई गलत नाम रख लिया। तो इस प्रोविज़न में ऐसा कहा गया है कि कोई भी कंपनी या तो उसने गलती से या फिर अदरवाइज़ यानी कि जानबूझकर कोई ऐसा नेम रखा जिस नेम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। तो सेक्शन 16 डील करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के साथ। इस सेक्शन में बताया गया है कि कैसे कोई कंपनी अपने नेम को रेक्टिफाई कर सकती है, यानी कि अपने नेम को करेक्ट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न बताया गया है कि ऐसा कब होता है या फिर इसके क्या कारण हो सकते हैं। या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम या फिर आगे जब कभी भी कंपनी ने अपना नेम चेंज किया तो हो सकता है गलती से या फिर जानबूझकर कंपनी किसी ऐसे नेम के साथ रजिस्टर हो गई जो कि सीजी की ओपिनियन में किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के साथ आइडेंटिकल है या फिर उसे बहुत ही क्लोजली रिजेंबल करता है। तो इस केस में सीजी कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि वो विद इन 3 मंथ्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपने कंपनी के नेम को चेंज कर लें। या फिर सेकंड कंडीशन हो सकती है कि जिस भी कंपनी या फिर जिस भी ट्रेडमार्क होल्डर के नेम के साथ कंपनी का नेम आइडेंटिकल है या फिर रिजेंबल करता है वो आरडी को यानी कि सीजी को एप्लीकेशन लगा दे कि इस कंपनी ने हमारे ट्रेडमार्क का नेम कॉपी किया है या फिर हमारी कंपनी का नेम कॉपी किया है। तो इस केस में अगर सीजी को लगेगा ऑन एप्लीकेशन, अगर सीजी को लगेगा कि सच में आपकी कंपनी का नेम एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क या कंपनी के नेम के साथ रिजेंबल करता है तो उस केस में कंपनी आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आप 6 मंथ्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी का नेम चेंज कर लो। लेकिन ये सेकंड कंडीशन में एक कंडीशन है या कह लो एक रिक्वायरमेंट है कि जो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है वो विद इन 3 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन करनी होगी। इसका मतलब है कि आपने अपनी कंपनी का नेम रजिस्टर करवाया, सपोज़ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने अपनी कंपनी का नेम रजिस्टर करवाया और
तभी किसी ट्रेडमार्क होल्डर को पता चला कि आपकी कंपनी का नेम सो एंड सो है, जो उसके ट्रेडमार्क को बहुत ही क्लोजली या तो रिजेंबल करता है या फिर बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, तो वो सीजी को एप्लीकेशन लगाएगा कि आपका नेम चेंज करवाया जाए। लेकिन वो एप्लीकेशन उसे विदिन 3 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगवानी पड़ेगी। अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन हुए 3 साल हो चुके हैं, या फिर अगर कभी आपने बीच में अपना नेम चेंज किया और वो जो चेंज नेम था वो किसी ट्रेडमार्क या कंपनी के नेम के साथ रिजेंबल करता था या आइडेंटिकल था, तो उस केस में अगर आपके नेम को जो आपने री रजिस्टर करवाया है तो न्यूली रजिस्ट्रेशन के बाद 3 ईयर्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो उस केस में कोई भी एप्लीकेशन लगाई हुई वैलिड नहीं होगी। विद इन 3 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन अगर एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो वो ही वैलिड होगी और उसके अगेंस्ट ही सीजी कोई भी डायरेक्शन पास कर सकती है, अदरवाइज़ कोई डायरेक्शन पास नहीं की जा सकती। और जब भी आप अपना नेम चेंज करेंगे, यानी कि सीजी की डायरेक्शन पर दोनों ही कंडीशंस के अंडर, किसी भी कंडीशन के अंडर अगर आपने अपना नेम चेंज किया है, तो आपको नोटिस ऑफ चेंज प्लस जो भी सीजी ने ऑर्डर लेटर दिया था वो ऑर्डर लेटर और नोटिस ऑफ चेंज को आरओसी के पास फाइल करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। अगर कोई भी कंपनी इस सेक्शन की प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करती है या फिर इस सेक्शन की प्रोविज़न में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, तो कंपनी को पेनल्टी लग सकती है 1000 पर डे की, जब तक भी डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करेगा। और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लग सकती है मिनिमम 5000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। सेक्शन 17 कॉपीज़ ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर्स। सेक्शन 17 डील करता है इस बात के साथ कि जब भी कोई मेंबर कंपनी से कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड करता है तो कंपनी को वो डॉक्यूमेंट्स उस मेंबर को प्रोवाइड करना ज़रूरी होते हैं। ये प्रोविज़न कहती है कि कंपनी शैल ऑन रिक्वेस्ट मेड टू इट बाय अ मेंबर शैल प्रोवाइड copies of following documents within 7 days, that is memorandum, articles, every agreement and resolution if not embodied in memorandum or articles। तो ये प्रोविज़न कहती है कि जब भी कोई मेंबर कंपनी के पास रिक्वेस्ट फाइल करता है किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो कंपनी को वो डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट उस मेंबर को प्रोवाइड करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? या फिर मेमोरेंडम की कॉपी हो सकती है, या आर्टिकल्स की कॉपी हो सकती है, या फिर कोई भी एग्रीमेंट या फिर ऐसा रेजोल्यूशन जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में नहीं डाला गया है। बिकॉज़ अगर कोई भी एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन अगर वो ऑलरेडी मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल में नोटेड है तो उसकी अलग से कॉपी देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या फिर रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में नोट नहीं किया गया, तो उसकी सेपरेट कॉपी भी इशू करनी पड़ेगी कंपनी को, अगर मेंबर डिमांड करता है तो। अगर कंपनी ने इस सेक्शन की प्रोविज़न में कोई भी डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को पेनल्टी लग सकती है 1000 पर डे की, बट मैक्सिमम लिमिट 1 लाख से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 18 डील करता है इस बात के साथ कि कैसे कोई कंपनी अपनी क्लास को कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि अपनी क्लास को फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी कंपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि फॉर सपोज़ कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो सकती है, या लिमिटेड बाय गारंटी है तो अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसे हम कन्वर्जन ऑफ क्लास कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अपनी क्लास को कन्वर्ट कर सकती है बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस गिवन इन दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं, जैसे कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी है, कहीं पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, कहीं पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, एंड समटाइम्स सीजी की अप्रूवल लेना नेसेसरी होता है। तो जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करके एंड अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को ऑल्टर करके कोई भी कंपनी अपने क्लास को ऑल्टर कर सकती है। अब इसके लिए उसे क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सारी प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू आरओसी टू क्लोज इट्स प्रीवियस रजिस्ट्रेशन।
कंपनी आरओसी को एक एप्लीकेशन लगाएगी कि प्रीवियस क्लास में उसकी जो रजिस्ट्रेशन की हुई है ऑलरेडी, वहाँ से उसकी रजिस्ट्रेशन को क्लोज़ कर दिया जाए और न्यू क्लास में उसकी रजिस्ट्रेशन एंटर कर दी जाए, यानी कि न्यू क्लास में उसको रजिस्टर कर दिया जाए। कंपनी के एप्लीकेशन लगाने के बाद आरओसी खुद को सेटिस्फाई करेगी कि क्या सारी प्रोविजंस ड्यूली मेट की गई हैं, क्या सारी कंडीशंस को कंप्लाई किया गया है, और अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में वो ओल्ड जो भी फॉर्मर रजिस्ट्रेशन थी उसे क्लोज़ कर देगी, यानी कि फॉर्मर क्लास में जो रजिस्ट्रेशन थी उसे क्लोज़ कर देगी और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन न्यू क्लास को इशू कर देगी। अब ऐसा कोई भी कन्वर्जन जो फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास होगा वो कंपनी की डेट या लाइबिलिटीज़ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक से कोई लोन लिया हुआ था और लोन लेने के बाद कंपनी ने अपने क्लास को कन्वर्ट करवा लिया, तो बाद में भी वो बैंक कंपनी से लोन की अमाउंट क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कन्वर्जन के बाद कंपनी की डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे कोई प्रभाव पड़े। कंपनी की डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पहले जैसी ही रहेंगी, जैसे कि कोई कन्वर्जन हुई ही ना हो। सेक्शन 19, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 19 बात करता है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी ही होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, यानी कि शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती। तो दिस सेक्शन सेज कि कोई भी कंपनी ना ही खुद और ना ही अपने किसी नॉमिनी के थ्रू अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है, और ना ही कोई होल्डिंग कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को कोई भी शेयर्स अलॉट या फिर ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर ऐसा कोई भी अलॉटमेंट या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, तो उस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को वॉइड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को वैलिडली यानी कि लीगली होल्ड कर सकती है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ वेयर subsidiary company is holding shares as an representative of a deceased member of holding company। जहाँ पे कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के किसी डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शेयर्स को होल्ड कर रही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरीके में कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है, इसे वैलिड ही माना जाएगा। सेकेंड एक्सेप्शन, वेयर सब्सिडरी कंपनी इज़ होल्डिंग शेयर्स एज अ ट्रस्टी। जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी शेयर्स को एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है, वो भी एक वैलिड सिचुएशन है, इसे भी वैलिड माना जाएगा। एंड द थर्ड एक्सेप्शन, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि सपोज़ करो कोई कंपनी पहले से ही, यानी कि कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले ही होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को इशू करती थी, तो उस केस में वो जो शेयर होल्ड कर रही है उसे कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन फर्दर कोई शेयर परचेज नहीं कर सकती। यानी कि फॉर सपोज़ अगर एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ए कंपनी ने बी कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज़ किए हुए थे। बाद में इन फ्यूचर क्या हुआ कि बी कंपनी ने ए कंपनी के ऊपर ऐसे राइट्स एक्वायर कर लिए जिससे बी कंपनी ए कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन गई, लेकिन ए कंपनी के पास तो ऑलरेडी यानी कि सब्सिडरी बनने से पहले ही बी कंपनी के शेयर्स थे। तो इस केस में जो शेयर्स उसके पास थे वो उनको होल्ड करना कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन फर्दर कोई भी शेयर परचेज नहीं कर सकती जब बी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई तब। तो होप आपको ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, और साथ ही में सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि ये तो बात हुई उन कंपनीज़ की जिन कंपनीज़ में शेयर्स होते हैं। आपको ये भी पता है कि 2 टाइप की कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास शेयर्स नहीं होते। वो होती हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और सेकंड क्लास होती है अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 2 क्लास के केस में हम क्या मानेंगे? कहा गया है कि इन 2 क्लास के केस में हम शेयर्स को इंटरेस्ट के इक्वल मानेंगे, यानी कि जहाँ पे हमने शेयर वर्ड को यूज़ किया है वहाँ पे हम इंटरेस्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे वो इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी राइट या कोई भी पावर अगर हम
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी जिनमें शेयर्स नहीं होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें जो राइट्स एक्विजिशन है वो कैसे डिसाइड होती है? किसी भी इंटरेस्ट को कंसिडर करके ही हम उसमें राइट्स की एक्विजिशन को डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन का या किस मेंबर का कितना शेयर है। अब यहाँ पे तो शेयर्स होते नहीं हैं, तो किस मेंबर का कंपनी में कितना राइट है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम जो भी इंटरेस्ट के थ्रू या जो भी इंटरेस्ट को रेफरेंस लेके डिसाइड करते हैं, उसी इंटरेस्ट को हमें शेयर्स के साथ एक्सचेंज कर देना है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, सेकंड पॉइंट का मतलब कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकती। सॉरी, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया। इट इज़ जब मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई थी, तो वहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एक्सेप्शन है यहाँ जहाँ पर कि सब्सिडरी कंपनी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स को होल्ड करती है फर्स्ट एक्सेप्शन में, और सेकंड एक्सेप्शन जहाँ पे हमारी सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी शेयर्स होल्ड कर सकती है। तो इन दो कंडीशंस में, या तो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एज अ ट्रस्टी, तो इन दो केसेस में सब्सिडरी कंपनी के पास वोटिंग राइट होते हैं। लेकिन जो थर्ड एंड लास्ट एक्सेप्शन थी, जहाँ पे सब्सिडरी कंपनी पहले से ही शेयर्स होल्ड कर रही थी, वहाँ पे कंपनी के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। तो दो एक्सेप्शंस में वोटिंग राइट हैं और एक एक्सेप्शन में वोटिंग राइट नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई नो सेक्शन 19 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट आई होप कि आपको बाकी सारे सेक्शंस बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम एंड डू योर रिविजन एट योर बेस्ट, बिकॉज सिर्फ मेरे करने से या आपके टीचर्स के करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप खुद रिवाइज नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट इन दीज कोर्सेज, तो प्लीज़ सेल्फ स्टडी करें एंड खुद से अपने सेक्शंस को रिवाइज करें, खुद रिवीजन नोट्स बनाएं एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो थैंक यू सो मच गाइज। हम कल मिलते हैं इस चैप्टर के बचे हुए बाकी 3 सेक्शंस के साथ, और साथ ही अगर हो सका तो हम पूरे चैप्टर को एक क्विक वे में रिवाइज भी करेंगे। सो बाय एवरीवन।